हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट द हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज के बारे में। देखो, हिस्टोरियंस का एंड सोर्सेज का मतलब क्या होता है, पहले तो इनका मीनिंग जानो। हिस्टोरियंस का मतलब है कि वो लोग जो पास्ट हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं एंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, पास्ट हिस्ट्री के बारे में स्टडी करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो हिस्टोरियंस इन पास्ट हिस्ट्रीज के बारे में किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, किन चीज़ों के थ्रू ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उन्हीं को हम सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम की तैयारी करते वक्त आप किन साइट्स का यूज़ कर रहे हो, किन बुक्स का यूज़ कर रहे हो, किस यूट्यूब चैनल का यूज़ कर रहे हो, वही सब आपका क्या कहलाता है, वही सब आपका कहलाता है सोर्स। तो मतलब आपने अलग अलग सोर्सेज से एग्जाम की तैयारी की। सो इन द सेम वे हिस्टोरियंस भी अलग अलग सोर्सेज को रेफर करते हैं एंड पास्ट हिस्ट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। Historians use different type of sources to learn about the past. हिस्टोरियंस ना पास्ट के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो अलग अलग सोर्सेज को, डिफरेंट सोर्सेज को रेफर करते हैं, उन अलग अलग सोर्सेज को पढ़ते हैं, तब जाकर ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आगे ये आ जाता है कि हिस्टोरियंस अलग अलग सोर्सेज को क्यों पढ़ते हैं, अलग अलग सोर्सेज को क्यों रेफर करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, इसके पीछे रीजन एक तो ये है पीरियड ऑफ देयर स्टडी। मतलब ये डिपेंड करता है कि हिस्टोरियंस किस पीरियड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फिर दूसरा ये भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, कि वो किस चीज़ के बारे में पता लगाना चाहते हैं। जैसे कि क्या वो किंग के बारे में पता लगाना चाहते हैं, या फिर हिस्टोरियंस सेजिस के बारे में पता लगाना चाहते हैं, या हिस्टोरियंस मंक्स के बारे में पता लगाना चाहते हैं, या हिस्टोरियंस ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पता लगाना चाहते हैं, या फिर लैंग्वेज के बारे में पता लगाना चाहते हैं। सो अलग अलग जो है नेचर पर डिपेंड करता है कि किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन होगी, किस तरीके के सोर्सेज को रेफर किया जाएगा। ठीक है, अब मैं ना इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझाती हूँ, आपको ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। देखो, होता ये था कि अलग अलग पीरियड में अलग अलग चीज़ें प्रेवलेंट थी। किसी टाइम पीरियड में तो आप ये देखोगे कि कॉइन्स बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। ठीक है, कॉइन्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे। किसी पीरियड में आप देखोगे कि इंस्क्रिप्शन से हमें सोर्सेज पता चलते हैं। किसी पीरियड्स में आप देखोगे कि हमें जो है प्रशस्ति से हमें पता चलता है राजा के बारे में। इसके अलावा हमें कुछ पीरियड्स में एपिक्स एंड प्लेज के थ्रू पता चलता है। ठीक है, सो ये हो गई टाइम टू टाइम पीरियड की बात, कि अलग अलग पीरियड में हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। तो इसीलिए हिस्टोरियंस अलग अलग इन सोर्सेज को रेफर करते हैं, तब जाकर ये पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। दूसरा ये है कि भाई इन्वेस्टिगेशन का नेचर क्या है। अगर सपोज करो हिस्टोरियंस को राजा के बारे में पता करना है कि भाई राजा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, राजा ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, तो इसके लिए राजा क्या करेगा, इसके लिए हिस्टोरियंस क्या करेंगे, हिस्टोरियंस राजा के बारे में पता लगाने के लिए इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, प्रशस्ति देखेंगे, कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे, तब जाकर उनको पता लगेगा राजा की लाइफ के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और अगर सपोज करो इन्वेस्टिगेशन का नेचर ये है कि भाई हिस्टोरियंस को अभी ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पता करना है, तो वो ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पता करेंगे प्लेज के थ्रू। इसके अलावा सेजिस के बारे में, मंक्स के बारे में पता करना है तो वो अलग अलग चीज़ों को रेफर करेंगे। राइट, भगवान के बारे में पता करना है कि भाई उस टाइम पर लोग किन भगवानों की पूजा किया करते थे। ठीक है, तो लोगों के रिलीजियस बिलीफ क्या थे, तो एपिक्स पढ़े जाएंगे। इसके अलावा जो पुराणाज है उनको पढ़ा जाएगा। ठीक है, वेदास को पढ़ा जाएगा। सो कहने का मतलब है कि अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग सोर्सेज से पता चलता है। सो इसीलिए हिस्टोरियंस अलग अलग सोर्सेज को पढ़ते हैं, तब जाकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास 6 में 2 रूलर के बारे में पढ़ा, एक तो गुप्ता डायनेस्टी एंड एक हर्षवर्धन डायनेस्टी। देखो, गुप्ता डायनेस्टी में हमने ये देखा कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें कॉइन्स के थ्रू पता चलता है, प्रशस्ति के थ्रू पता चलता है। अब कॉइन्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो ऐसे राजा थे वीणा बजाया करते थे, क्योंकि उनकी ये पिक्चर जो है वो कॉइन्स पर छापी हुई है। तो हमें ये कॉइन्स देखकर पता चलता है उस टाइम पे कि भाई समुद्रगुप्त अपने टाइम पर वीणा बजाते थे।
तो आप क्या समझे कि गुप्ता डायनेस्टी में अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो हमें उनके बारे में कॉइन्स एंड प्रशस्ति से पता चलता है। हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन के बारे में हमें प्रशस्ति से पता चलता है। सो इन द सेम वे सेम बात यहाँ कही गई है जो मैंने अभी आपको समझाई कि अलग अलग टाइम पीरियड में हमें अलग अलग सोर्सेज देखने को मिले, तो हिस्टोरियंस हमेशा अलग अलग सोर्सेज को पढ़ते हैं एंड उनसे फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इस बुक में आप रफली 1000 ईयर्स के बारे में जानोगे, जैसे कि 700 AD से लेकर 1750 AD। एंड इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको 750 से लेकर 1750 AD तक का टाइम पीरियड बताया था। ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। You will notice some continuity in sources used by historians for the study of this period। तो मिडिवल पीरियड के बारे में पता लगाने के लिए हिस्टोरियंस ने कुछ सोर्सेज को तो कंटिन्यू रखा था। तो किन किन सोर्सेज पर ये रिलाय करते थे? रिलाय का मतलब होता है विश्वास। तो ये किन सोर्सेज पर रिलाय करते थे? एक तो है कॉइन्स, एक है इंस्क्रिप्शंस एंड एक है आर्किटेक्चर एंड देन टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। तो ये अलग अलग ये जो सोर्सेज थे इन पर ये रिलाय किया करते थे एंड इनको पढ़कर जांच परख के तब ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे। लेकिन मिडिवल पीरियड में भले ही हम ये देख रहे हैं कि हिस्टोरियंस कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स को पढ़कर समझकर तब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, बट मिडिवल पीरियड में हमें कुछ चीज़ों में डिसकंटिन्यूटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हुआ ये कि नंबर ऑफ वेराइटी में टेक्सचुअल रिकॉर्ड लिखे गए थे। एंड नंबर ऑफ वेराइटी में टेक्सचुअल रिकॉर्ड इसलिए लिखे गए क्योंकि 7th सेंचुरी में पेपर का इन्वेंशन हुआ एंड पेपर जो था वो बहुत ही चीपर रेट पर मिलता था एंड पेपर इजीली अवेलेबल था। तो इसीलिए हमें ये देखने को मिलता है कि मिडिवल टाइम पीरियड में पेपर का इस्तेमाल बहुत किया गया, बहुत सारे जो है मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए, कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए एंड पेपर पर बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स लिखे गए। एंड रीजन क्या था कि पेपर का इन्वेंशन हो गया था, ऊपर से पेपर इजीली अवेलेबल भी हो गया था एंड चीपर रेट पर भी मिलता था। तो हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में ना हिस्टोरियंस को बहुत सारे सोर्सेज में डिसकंटिन्यूटी करनी पड़ी, रीजन बीइंग क्योंकि उनको बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मिले मिडिवल टाइम पीरियड के, ठीक है। अब हम यहाँ पर पेपर की वैल्यू देखेंगे, पेपर की कीमत के बारे में जानेंगे और यहाँ पर हम दो सिनेरियोज को पढ़ेंगे। इन द मिडल ऑफ 13th सेंचुरी अ स्कॉलर वांटेड टू कॉपी अ बुक। तो 13th सेंचुरी के मिडल टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो एक स्कॉलर थे जिनको ना एक बुक को कॉपी करना था। अब इस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, ध्यान रखना, तो कॉपी किया जाता था बाय राइटिंग, ठीक है, खुद से लिखना पड़ता था। तो ये स्कॉलर जो थे वो एक बुक को कॉपी करना चाहते थे, बट ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर, लेकिन इनके पास इनफ पेपर नहीं थे जिस पर ये कॉपी कर डालें। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी एक ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट ली जिनकी इनको कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उस मैन्युस्क्रिप्ट को इन्होंने धोया, साफ किया, उस पेपर को सुखाया एंड तब जाकर उस पेपर को यूज़ किया। अब अगर हम 13th सेंचुरी के सेंचुरी लेटर की बात करें, 14th या 15th सेंचुरी के टाइम पीरियड की बात करें, तो इस टाइम पीरियड में पेपर इतना इजीली अवेलेबल होता था एंड इतनी अबंडेंट मात्रा में अवेलेबल होता था कि कई बार शॉपकीपर जो है उसी पेपर में लपेट कर खाना वगैरह बांध के दे दिया करते थे कस्टमर्स को। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर दो सिनेरियोज में देखो पेपर की वैल्यू। एक सिनेरियो ऐसा 13th सेंचुरी के टाइम पीरियड की बात ऐसी कि पेपर अबंडेंट मात्रा में अवेलेबल नहीं था, चीपली अवेलेबल नहीं था, बट उसी के एक सेंचुरी लेटर अगर हम देखें तो पेपर जो था वो सस्ते दामों पर भी बिकता था और भरपूर मात्रा में बिकता था, ठीक है, कि उसको ना सब्जी भाजी लपेटने के लिए भी यूज कर लिया जाता था। ओके, अब आगे हम पेपर की ही बात करेंगे कि पेपर जो है वो इस टाइम पीरियड में इजीली अवेलेबल हो गया था। तो पेपर को किस चीज के लिए यूज किया जाता था? पेपर पर होली टेक्स्ट लिखे जाते थे, मतलब पवित्र ग्रंथ जो है वो लिखे जाते थे। इसके अलावा रूलर्स के क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे, मतलब राजा के जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स थे वो लिखे जाते थे। इसके अलावा जो सेंट्स होते थे उनके उपदेश लिखे जाते थे, जिनको हम लेटर्स एंड टीचिंग्स कहेंगे। इसके अलावा पिटिशंस लिखे जाते थे। पिटिशंस का मतलब है कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनके अगर कोई ग्रीवांसेस होते थे तो उन ग्रीवांसेस को पेपर पर एज अ पिटिशन के तौर पर लिखा जाता था एंड फिर राजा के सामने पेश किया जाता था।
इसके अलावा जुडिशियल रिकॉर्ड्स के लिए पेपर का यूज़ किया जाता था कि भाई किसको कितनी सज़ा मिली। इसके अलावा राजा जो है अगर वो अपना फरमान सुनाना चाहते थे तो वो भी पेपर पर ही लिखा जाता था। एंड इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो भी पेपर पर किया जाता था, जैसे कि अकाउंट एंड टैक्स वाला काम भी पेपर पर किया जाता था। तो हमने क्या देखा कि देखो पेपर की इंपॉर्टेंस कितनी थी, पेपर पर ये सारे तमाम काम किए जाते थे, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट वर्क कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। तो इस टाइम पीरियड में जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो उनको प्रिजर्व रखने का अधिकार किसके पास था? वेल्दी पीपल के पास, अमीर लोगों के पास, राजा के पास, मोनेस्ट्रीज में रखे जाते थे एंड टेम्पल्स में भी इनको सुरक्षित रखा जाता था। इनको लाइब्रेरी में रखा जाता था, आर्काइव्स में रखा जाता था। लाइब्रेरी तो सभी को पता है, आर्काइव्स का मतलब क्या है यहाँ पर देखते हैं। आर्काइव्स का मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर डॉक्यूमेंट को रखा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट को स्टोर करके रखा जाता है एंड सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। अगर हम आज की बात करें, आज भी हम ये देखते हैं कि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आर्काइव में रखते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है नेशनल एंड स्टेट लेवल पर दोनों के पास अपने पर्सनल आर्काइव्स हैं एंड उन आर्काइव्स में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड पूरे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। These manuscript and document provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. ये जो manuscript हैं, जो archives, libraries में हैं, इनसे हमें बहुत सारी information देखने को मिलती है, but ये manuscript थोड़ी सी difficult है use करने में, पढ़ने में। हालांकि इसका reason हमें आगे बताया हुआ है। इस टाइम पीरियड में पेपर तो थे लेकिन प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। तो जो स्क्राइब्स होते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे कॉपी करते थे? स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड, मतलब लिख कर कॉपी करते थे, राइट डाउन करके कॉपी करते थे। देखो अगर प्रिंटिंग प्रेस होती है तो हमारे लिए इजी हो जाता है कॉपी कराना एंड हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एज इट इज कॉपी करा सकते हैं। बट जब आप किसी चीज को कॉपी करते हो बाय राइटिंग, ठीक है, मतलब राइटिंग करके आप कॉपी करते हो, तो आप देखना कि ओरिजिनल एंड जो कॉपीड है दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब इस चीज को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि आप अपने ऊपर ये एग्जाम्पल लगाकर देखो कि अगर आपने अपने फ्रेंड के होमवर्क से कॉपी किया तो क्या ये इजी टास्क है? नहीं, ये इजी टास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपी करते वक्त हमें बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स सामने आते हैं हमारे आगे। जैसे कि आप कई बार अपने फ्रेंड की हैंडराइटिंग को समझ नहीं पाते हो कि उसने क्या लिखा हुआ है। तो जहां पर आप जिन सेंटेंसेस को, जिन वर्ड को समझ नहीं पाते हो, वहां पर आप अपना तुक्का लगाते हो कि भाई शायद इसने ये लिखा होगा। फिर कई बार क्या होता है कि वो तुक्का सही भी बैठ जाता है, कई बार वो तुक्का गलत भी बैठ जाता है। तो अगर तुक्का गलत बैठ गया तो क्या होगा कि जो आपके दोस्त ने अपनी नोटबुक में लिखा एंड जो आपने कॉपी किया, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो ऐसे स्मॉल एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आपको हर एक कॉपीड वर्क में देखने को मिलेंगे। इन अ सिमिलर वे मैन्युस्क्रिप्ट्स के टाइम पर भी यही होता था कि मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करते वक्त स्क्राइब्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था एंड स्क्राइब्स पीपल भी कई बार ऐसे ही तुक्के, ऐसे ही गैस लगा लिया करते थे। एंड हमें ये देखने को मिला कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें एंड जो कॉपीड टेक्स्ट है उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिला, क्योंकि कई बार जो स्क्राइब्स थे उनको भी कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंसेस समझ नहीं आते थे। तो उन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को लिखने के लिए ये स्क्राइब्स तुक्का लगाते थे, गैस करते थे कि शायद ये लिखा होगा, शायद वो लिखा होगा। तो इस शायद के चक्कर में हमें ये देखने को मिला कि जो ओरिजिनल एंड कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट हैं इनमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। एंड ये जो डिफरेंस है ना, धीरे धीरे ये स्मॉल डिफरेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते गए। जैसे कि सपोज करो ये एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कॉपी किया 20 साल बाद किसी ने, फिर इस कॉपीड टेक्स्ट के थ्रू किसी और ने कॉपी किया, फिर इस कॉपीड से किसी और ने कॉपी किया। तो हमें क्या देखने को मिला कि ऐसे स्लाइट चेंजेस फिर मेजर चेंजेस बन गए, धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। यहां पर एक पेंटिंग दिखाई है स्क्राइब की, मेकिंग अ कॉपी ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि एक मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी कर रहे हैं। देखो किस तरीके से, ठीक है, दिख रहा है आपको। सो दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर इन साइज,
मतलब ये बहुत ही छोटी सी पेंटिंग है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, छोटी पेंटिंग है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसे मिनिएचर। मिनी का मतलब होता है बहुत छोटा, तो इसीलिए ऐसी पेंटिंग जो जिसका साइज बहुत छोटा होता है उसे हम मिनिएचर कहते हैं। सो मिनिएचर पेंटिंग्स वर sometimes used to illustrate the text of the manuscript, and they were so beautiful that later collectors often took the manuscript apart and sold just the manuscript. So यह लिखा ये हुआ है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट के टेक्स्ट होते थे उनको ना इन मिनिएचर पेंटिंग में इलस्ट्रेट किया जाता था, डिस्क्राइब किया जाता था। एंड ये मिनिएचर पेंटिंग इतनी सुंदर होती थी कि बाद में कलेक्टर्स ने क्या करा, मैन्युस्क्रिप्ट को छोड़कर बल्कि इन्हीं पेंटिंग को जो है फिर बेचा जाने लगा। एंड मिनिएचर पेंटिंग का काम ज़्यादातर अकबर के टाइम पीरियड में भी हुआ था। ठीक है, यहाँ पर दो अलग अलग हैंडराइटिंग दिखाई गई है, इनके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, यहाँ पर बाद में बात करेंगे, पहले इस पैराग्राफ को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो एक ही टेक्स्ट एक दूसरे से डिफरेंट होने लगा। इसके पीछे रीजन क्या था कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के बहुत सारे कॉपीड टेक्स्ट आए, तो इसीलिए सेम टेक्स्ट में हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला। एंड ये डिफरेंस धीरे धीरे चेंज होता गया जैसे जैसे कॉपी टेक्स्ट आते गए। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम एक सीरियस प्रॉब्लम बनकर सामने आई हिस्टोरियंस के आगे। क्यों? क्योंकि हिस्टोरियंस के सामने ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट तो होती नहीं थी, तो इसीलिए हिस्टोरियंस को कॉपीड टेक्स्ट पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। एंड इन्हीं कॉपीड टेक्स्ट को पढ़कर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है। सो एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस को कई बार सेम टेक्स्ट के बहुत सारे वर्जन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने पड़ते हैं। मतलब सेम ही टेक्स्ट के बहुत सारे वर्जन, बहुत सारी कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है। और ये इसलिए करना पड़ता है ताकि उनको एक्चुअल में ये पता लगे कि भाई ओरिजिनली लिखा क्या हुआ है। सो कहने का मतलब है कि अलग अलग वर्जन से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो भी सेम टेक्स्ट की। ठीक है, On occasion, authors revised their chronicles at different times. हम ये भी देखते हैं कि पहले के जो ऑथर्स होते थे वो अकेजनली अपने क्रॉनिकल्स को रिवाइज कर दिया करते थे, मतलब उनका एक रिवाइज्ड वर्जन निकाल देते थे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि एक 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने एक क्रॉनिकल लिखा था पहला 1356 में। अब इसी का अनदर वर्जन इन्होंने इसके 2 साल बाद लिखा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जियाउद्दीन बर्नी ने एक टेक्स्ट लिखा जो वो लिखा था 1356 में, इसी का इन्होंने रिवाइज्ड वर्जन लिखा इसके कुछ 2 साल के बाद। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो 1356 एंड इसके 2 साल बाद जो क्रॉनिकल लिखा था उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एंड कमाल की बात यह है कि हिस्टोरियंस को अभी तक ये नहीं पता था कि जो ये फर्स्ट वर्जन है वो भी एग्जिस्ट करता है। पहले हिस्टोरियंस को सेकंड वर्जन मिला, फर्स्ट वर्जन इनको 1960s तक तो मिला ही नहीं था। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कॉपीड टेक्स्ट में जो है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट गुम हो जाती है। इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। तो बहुत सारे मतलब लाइब्रेरी कलेक्शन बहुत बड़ा था, बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, कुछ कॉपीड थी कुछ ओरिजिनल थी। तो कॉपीड टेक्स्ट में ये नहीं पता चलता था कि ओरिजिनल टेक्स्ट कौन सा है। तो 1960s तक ये जो क्रॉनिकल है, जो इन्होंने पहला क्रॉनिकल लिखा था 1356 में, ये 1960s तक तो पता ही नहीं चला था हिस्टोरियंस को कि भाई जियाउद्दीन बर्नी ने कभी कोई ऐसा 1356 में क्रॉनिकल लिखा है। 1960s के बाद पता चला कि अरे भाई इन्होंने ऑलरेडी 1356 में एक क्रॉनिकल लिखा है, एंड जो हमें पहले मिल गया था वो सेकंड वर्जन है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ये 2 अलग अलग राइटिंग के बारे में बात की है, इसमें ये समझाया है कि भाई अलग राइटिंग होने की वजह से भाषा समझना मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि पहले इसकी अगर हम बात करें, जो लेफ्ट साइड है ये कौन सा स्टाइल है, ये है नेस्तलिक स्टाइल। एंड ये स्टाइल ऐसा है जिसमें ना कर्सिव तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, एंड ये ईजी होता है पढ़ने में। दूसरा है शिकास्ते। शिकास्ते एक ऐसा स्टाइल है जो डेंसर होता है एंड बहुत डिफिकल्ट होता है पढ़ने में।
तो ये वाला स्टाइल जो है, ये वाला स्टाइल ये इजी है पढ़ने में, ये वाला स्टाइल जो है ऐसा स्टाइल है जो डेंसर है लेकिन डिफिकल्ट है पढ़ने में, एंड ये कर्सिव है। दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि नस्तलिक स्टाइल कौन सा है एंड शिकास्ते स्टाइल कौन सा है, कौन सा ईजी है पढ़ने में, कौन सा डिफिकल्ट है पढ़ने में। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक अभी यहीं फिनिश होता है। ये नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।